चल देखिए, तो मुद्दा ये है कि आप सभी लोग जो हैं इस बार यूपीपीसीएस और आरओ दे रहे हैं। ठीक है, मतलब सभी लोग दे रहे हैं ना। ऐसे ही लोग हैं ना जो लोग इस बार आरओ यानी 11 फरवरी वाला एग्जाम और 18 मार्च या 17 मार्च जो यूपीपीसीएस का डेट है वो वाला एग्जाम आप लोग दे रहे हैं। वही लोग हैं ना सभी लोग। सर मैं जी मतलब कुल मिला के यही फरवरी या मार्च वाला एग्जाम आप लोग दे रहे हैं, उसी के लिए ये विशेष रूप से। सर ठीक मैं है। नहीं दे रहा हूँ आर ओ यार बस अरे ऑफिस। मैंने पहले ही कहा, अगर आप लोग नहीं दे रहे हैं आरओ या यूपीपीसीएस, दोनों में से कोई एक दे रहे हैं, बस उसी के लिए हाँ है। हाँ हाँ दोनों ठीक दे रहा हाँ, ठीक। तो इसी के लिए विशेष रूप से मैंने बढ़ाया है, क्योंकि देखिए अगर हम देखें तो 30 दिन का समय बचा हुआ है आरओ में। ठीक है। और लगभग मान लेते हैं कि 60 दिन का समय बचा हुआ है आपका यूपीपीसीएस में। ठीक है, तो दोनों को साथ में लेके चलेंगे। और इसके लिए क्या रणनीति है मेरे पास, इसके लिए दो तीन रणनीति है कि कैसे 60 दिन में हम लोग 90+ मार्क्स को लेके आए। अब ये 60 दिन में 90+ मार्क्स या 30 दिन में मतलब 90+ मार्क्स कैसे आएगा, तो इसके लिए बस कोई चमत्कार तो होगा नहीं। मैं क्लियरली बता देता हूँ, ये जो मैं कराने वाला हूँ सीरीज, ये सिर्फ उन्हीं माइक, देखिए कोई भी माइक ऑन मत कीजिए बीच में, जब मैं बोल रहा हूँ तो माइक कोई भी ऑन ना कीजिए। ठीक है, माइक म्यूट रखिए, मैं आप लोग को बोलने का पूरा मौका दूंगा। ठीक है, तो कोई चमत्कार नहीं होता है। मैं क्लियरली बता देता हूं, जो पिछले 6 महीने से अगर इसकी तैयारी नहीं कर रहे हैं, यानी जिन्होंने पिछले यूपीपीसीएस के लिए जिन्होंने पिछले 8 महीने से जो तैयारी नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उनका एग्जाम देना जरूरी है तो वो एग्जाम दे, नहीं तो एग्जाम को स्किप कर दे, नहीं होगा रिजल्ट, एकदम क्लियरली बता देता हूँ। और जो आरओ की तैयारी पिछले 6 महीने से नहीं कर रहे हैं उनको भी एग्जाम स्किप कर देना चाहिए, कोई फायदा होने वाला है नहीं। यानी उसको भागम भाग अगर वो व्यक्ति कर रहा है कि मैं 6 महीने में आरओ निकाल लूं और 8 महीने में यूपीपीसीएस निकाल लूं, तो आप लोगों के लिए मेरे पास कोई टोटका नहीं है। टोटका मेरे पास उन्हीं लोगों के लिए है जो पिछले 8 महीने से यूपीपीसीएस में लगे हुए हैं और 6 महीने से आरओ में लगे हुए हैं। उनको मैं बता दूंगा कि कैसे 90+ मार्क्स लेके आना है, ओवरऑल आपको कैसे रिजल्ट लेना है। तो आप में से कोई अगर ऐसा है जो पिछले 6 महीने से कम समय से आरओ की तैयारी कर रहा है और पिछले 8 महीने से कम समय से यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहा है, तो कृपया करके आज की ये क्लास आप लोगों के लिए नहीं है। ठीक है, आप लोग एकदम बेझिझक इस एग्जाम को स्किप कीजिए या फेल होने के लिए दीजिए, मैं लिख के दे रहा हूं नहीं होगा रिजल्ट। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज तक का अभी तक का एक भी ऐसा रिकॉर्ड नहीं है जो 8 महीने में कोई यूपीपीसीएस का पीटी निकाल ले और कोई 6 महीना में आरओ निकाल ले, कोई रिकॉर्ड नहीं है ऐसा। ठीक है, यूट्यूब पे आपको ढेर बकवास मिल जाएंगे, ढेर झूठे टॉपर्स मिल जाएंगे, लेकिन मैं यहाँ पे क्लियरली बता देता हूँ, लाखों विद्यार्थी के बीच में से गुजरा हूँ, लाखों विद्यार्थियों को मैंने हजारों को सिलेक्ट होते हुए देखा हूँ, तो हमें पता है ठीक है कि कितना समय लगता है रिजल्ट में। ठीक है, तो इस गलत फहमी में मत रहिएगा कि 8 महीने में यूपीपीसीएस और 6 महीने में आरओ हो जाएगा। यानी कि अब मैं जो बताने वाला हूं वो सिर्फ उन्हीं को काम करेगा जो यूपीपीसीएस का 8 महीने से तैयारी कर रहे हैं और आरओ का कम से कम 6 महीने से तैयारी कर रहे हैं। तभी जाके इस बार के फरवरी में होने वाले आरओ के लिए या मार्च में होने वाले यूपीपीसीएस के लिए आप कुछ बेहतरीन कर सकते हैं, रिजल्ट ले सकते हैं, अगर इतना दिन से आप लगे हुए हैं तो। अब कुछ लोगों के मन में सवाल ये होगा कि 8 महीने से लगने से क्या हुआ, हम 4 ही महीने से लगे और बड़ी ईमानदारी से लगे। तो भैया आप ही एक ईमानदार, आप ही एक ईमानदार तो है नहीं भारत में। लाखों विद्यार्थी हैं जो आपके जैसा ईमानदारी से लगे हुए और आप 4 महीने से जितना ईमानदारी से लगे हैं उतने ईमानदारी से कुछ लोग 8 महीने से लगे हैं, तो सिंपल सी बात है आपका नंबर नहीं आने वाला है। ठीक है, तो इस गलत फहमी से निकल जाइएगा। अब हम बात करते हैं कि आप लोग लगे भी हैं 8 महीने से और 6 महीने से, मैं मान के यही चलूंगा कि आप लोग आरओ के लिए 6 महीने से लगे हैं और 8 महीने से लगे हैं, उनके लिए मेरे पास क्या है प्लान, उनको क्या करना चाहिए। तो पहले तो मैं एक बार आपको ओवरव्यू दे देता हूँ सिलेबस का। ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, देखिए थोड़ा सा सिलेबस एक बार अपना नोट डाउन कर लीजिएगा, मैं जल्दी से बता दूंगा बस 2 मिनट में। एक हो गया आपका हिस्ट्री, क्या करना है मैं उसका प्लानिंग बता देता हूँ, क्योंकि यूपीपीसीएस है तो इसमें आर्ट एंड कल्चर भी आ जाएगा। ठीक, दूसरे नंबर पे मैं, एक सेकंड रुकिएगा क्योंकि मुझे पेपर भी दिखाना है ना, तो उसी सीरीज में लिखना है। इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी, पूरा ट्रेंड लेके आया हूं आप लोग को, क्या करना चाहिए कैसे करना चाहिए मैं क्या करूंगा। ठीक है, तीसरा टॉपिक है आपका
पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। चौथा टॉपिक है आपका पॉलिटी होगा, नहीं साइंस, ठीक है। अब पांचवा टॉपिक है आपका पॉलिटी। छठा टॉपिक है आपका इकोनॉमिक्स। माइक म्यूट रखिए, देखिए माइक ऑन कीजिएगा, मैं निकाल दूंगा बाहर। मैं बार बार कह रहा हूं माइक ऑन नहीं करना है, माइक म्यूट कीजिए अपना। सातवां टॉपिक में आप लोग लिख लीजिएगा यूपी स्पेशल। प्लस यहां पे लिख लीजिएगा जनगणना। एक सवाल रहता है, देखिए कौन है भाई, कौन है माइक ऑन करके रखे हुए हैं? अनूप गोयल नाम से जो इंसान है, माइक म्यूट कीजिए अपना। ठीक है, यूपी स्पेशल और जनगणना। इसके बाद है अगला टॉपिक आपका करंट अफेयर्स। देखिए मैं बाहर कर दूंगा, मैं बता रहा हूं। जो भी ये खुर अनूप, फिर आपने माइक ऑन कर दिया। मैं इधर से बंद कर रहा हूं और आप ऑन कर रहे हैं। आठवां टॉपिक है यहां पे करंट अफेयर्स। अच्छा, मैं सी सेट का बात नहीं करूंगा, जिसको सी सेट में दिक्कत होगा वो बाद में मुझसे बात कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे मिसलेनियस भी लिख लीजिए। ये आपका सिलेबस है, ठीक है। मैं यूपी पीसीएस पे बात कर रहा हूँ, आरओ को इसी में कंबाइन कर देंगे, ठीक है। तो देखिए मैं क्लियरली पहले ही आप लोग को पहले ही पॉइंट में बता दिया था कि जो लोग पिछले 8 महीने से ईमानदारी से यूपी पीसीएस की तैयारी नहीं कर रहे हैं और पिछले 6 महीने से ईमानदारी से आरओ की तैयारी नहीं कर रहे हैं, वो इस समय कुछ भी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इस बार आपका रिजल्ट होने वाला नहीं है, कोई चमत्कार 2 महीने में नहीं होने वाला, ये क्लियरली दिमाग में बैठा लीजिएगा। लेकिन जो ईमानदारी से पिछले 8 महीने में लगा हुआ है यूपीपीसीएस के लिए और पिछले 6 महीना से आरओ के लिए लगा हुआ है, उसका काम हो जाएगा जो मैं बताऊंगा वो काम करने से। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो कि हम पिछले 2 महीने से 3 महीने से यूपीपीसीएस के लिए लगे हैं और 2-4 महीने से आरओ के लिए लगे हैं और रिजल्ट ले लें, तो बबुआ कोई चमत्कार नहीं होने वाला, नहीं होगा रिजल्ट, ठीक। तो ये पूरी रणनीति जो मैं अभी बताऊंगा वो सिर्फ उन्हीं विद्यार्थी के लिए जो पिछले 8 महीने से काम कर रहे हैं यूपीपीसीएस के लिए ईमानदारी से और पिछले 6 महीने से काम कर रहे हैं आरओ के लिए ईमानदारी से, उन्हीं के लिए है ये, ठीक है। बाकी किसी के लिए नहीं है। बाकी किसी को लगता है ना कि हम चमत्कार कर देंगे, तो बाबू लिख लो मेरे से 5 लाख का इनाम ले लेना अगर तुम चमत्कार करने की क्षमता रखते हो तो। पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ये कहानी समझ में आ गया कि किसके लिए है। अब देखिए हम इसमें कर क्या सकते हैं। तो जो पिछले 8 महीने से पढ़ रहे हैं या पिछले 6 महीने से पढ़ रहे हैं, इनका सिंपल सा मतलब होता है 8 महीने से पढ़ने का और 6 महीने से पढ़ने का, कि आपका ये पूरा सिलेबस जो है ना कंप्लीट हो चुका है, आप पढ़ चुके हो। अगर आप नहीं पढ़े हो तो आप झूठ बोल रहे हो कि 8 महीना से आप तैयारी कर रहे हो और 6 महीना से आप तैयारी कर रहे हो, आप झूठ बोल रहे हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहला चीज क्या मान लिया कि आप 6 महीना से आरओ की तैयारी कर रहे हो और 8 महीने से आप यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हो। यानी इसको आपने एक बार सिस्टमेटिक रूप से जो है, जो पढ़ा जाता है एक टीचर के रूप में या किताब के रूप में, जैसे भी अगर आपने सेल्फ स्टडी किया है तो इसके सारे स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े होंगे, अगर आपने टीचर का हेल्प लिया तो सारे स्टैंडर्ड टीचर से पढ़े होंगे। तो मैं ये एज्यूम कर लेता हूं कि आप लोग किसी स्टैंडर्ड बुक से भी पढ़ रहे हो पिछले 6 महीना से, और या 8 महीने से आपने किसी स्टैंडर्ड टीचर से भी पढ़ा है। इसके बाद भी आपके मार्क्स नहीं आ रहे हैं उस टाइप से जिस टाइप से एग्जाम क्लियर करने के लिए चाहिए, तो मैं यहीं पे आपको काम आऊंगा सिर्फ मार्क्स इंक्रीज करने के लिए, कि जिसका 50 आ रहा है उसको 70 करवा दूंगा, जिसका 70 आ रहा है उसका 90 करवा दूंगा, बस मैं इतना ही कर सकता हूं। जिसका 90 आ रहा है उसका 110 करवा दूंगा, बस इतनी ही क्षमता है मेरे पास। ये प्लान का बस एक ही लक्ष्य है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं आपको 0 से लेके 110 करवा दूं, पॉसिबल नहीं है। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 0 से लेके आपको अभी 110 करवा दूं, पॉसिबल नहीं है। यानी मैं मान के चलूंगा कि या तो आप 50 नंबर पे पहुंच चुके हो, या तो 70 पे पहुंच चुके हो, या तो 90 पे पहुंच चुके हो। तो जो कुछ भी मैं बताऊंगा वो उनके लिए ही है जो ये 8 महीने का काम किए या 6 महीने का काम किए। यहां तक बात कंप्लीट हो गया, समझ में आ गया? यहां तक किसी को कोई दिक्कत है?
यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? नहीं सर, क्लियर है। अच्छा, तो अब क्या तरीका है? देखिए, तरीका नंबर 1, जब आप पिछले 10 साल के पेपर को एनालिसिस करोगे, आरओ और यूपीपीसीएस का, ठीक है, तो इसमें कुछ चीजें आप प्राप्त करोगे। कुछ चीजें क्या होगा, आप मतलब, जैसे मैं आपसे एक एग्जांपल से समझाता हूं। आज के डेट में जैसे आप लोग मतलब ग्रेजुएट हो चुके हैं और आप लोगों को कहा जाए कि क्लास 5 के बच्चों को आपको कोई एक सब्जेक्ट पढ़ाना है, ठीक है, और आप एक्चुअली में पढ़ाने की इच्छा रखते हो, तो आप क्या करोगे? अगर मुश्किल से 5-10 दिन अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, प्रिपेयर तो करना ही पड़ता है। अगर आप प्रिपेयर कर लेते हो और फिर आपको उसको जब पढ़ाना होगा, तो आपके अंदर जो है ना, ये सारी चीजें पता होगी कि किस चैप्टर में क्या पढ़ाना है, कि सारे क्वेश्चन एग्जाम्पल के सॉल्व हो जाएं, या उसके एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं, या फिर उसकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो आया है एग्जाम में, उस पे ओरिएंटेड कौन से चीजों को हम बता दें कि बच्चा क्वेश्चन कर ले। यानी जिस पे आप एक्सपर्ट हो जाते हो, उसकी हर चीज को समझने के लिए आप तैयार हो जाते हो, और आपको फिर वहां पे ये नहीं समझना पड़ता है कि यही ये नहीं पढ़ना है, ये पढ़ना है, आप हर चीज जानते हो। यानी आपको एक चैप्टर पढ़ाना हो, मान लेते हैं नंबर सिस्टम, ठीक है, और आप इसके अगर एक्सपर्ट हो और आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का आइडिया है, तो आप बहुत आसानी से बता दोगे कि देखो बाबू, ये 4 पॉइंट जो है इंपॉर्टेंट है, पिछले 10 साल से यहां से क्वेश्चन आया है, आप इस चीज में यही चीज पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। तो अब मैं आपको वही चीज कराने वाला हूं। जैसे कोई भी चैप्टर अगर आप पढ़ते हो, जैसे मैंने हड़प्पा सभ्यता आपको पढ़ाया, अब ध्यान से समझिएगा, यहीं पे सारा कहानी छुपा हुआ है। जैसे मैंने आपको पाषाण काल समझाया, पढ़ाया, ठीक है, आपको मैंने ऋग्वेदिक काल पढ़ाया, मैं आपको अभी उत्तर वैदिक काल पढ़ाऊंगा, बौद्ध धर्म पढ़ाऊंगा, जैन धर्म पढ़ाऊंगा, यानी हिस्ट्री के, एंशिएंट हिस्ट्री के कम से कम 15 चैप्टर पढ़ाऊंगा। अब जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिएगा ना, तो आप पाइएगा इस पूरे एंशिएंट हिस्ट्री से 2 से 3 सवाल आया है। आर्ट एंड कल्चर से 2-3 सवाल मिलके पूरा एंशिएंट हिस्ट्री से मैक्सिमम 5 से 6 सवाल आता है। और जैसे ही आप ये निकालोगे कि 5-6 सवाल एंशिएंट हिस्ट्री से आया है, तो अब इस 5-6 सवाल को कैसे ट्रेकल करें? तो इस 5-6 सवाल में भी आप देखोगे सिर्फ 4 चैप्टर ऐसे हैं, या 3 से 4 चैप्टर ऐसे हैं जहां से 6 में से 5 क्वेश्चन आए हैं। अब जैसे ही इस 3-4 चैप्टर को और ब्रेक करोगे, तो आपको वहां से दिखेगा मुश्किल से 10 से 12 टॉपिक से ही क्वेश्चन आया है। यानी कुल मिला के अगर हम इस 10-12 टॉपिक को पढ़ लें, जो कि एक चैप्टर के बराबर भी नहीं है, जो एंशिएंट हिस्ट्री के पूरे एक चैप्टर के बराबर भी नहीं है ये 12 टॉपिक, तो आप इन 12 टॉपिक को पढ़ के भी पूरा एंशिएंट हिस्ट्री प्रिपेयर कर सकते हो, लास्ट मोमेंट पे रिवीजन कर सकते हो। ठीक ऐसे ही मेडुअल हिस्ट्री में भी है, ठीक ऐसे ही मॉडर्न हिस्ट्री में है। हर सब्जेक्ट में ऐसे ही कुछ एनालिसिस निकल के आएगा, जिससे आप देखोगे कि लास्ट मोमेंट में मार्क्स इंक्रीज करने के लिए हम सिर्फ उन बिंदु को कर लें जहां से 90% क्वेश्चन आ रहे हैं। मैं 10% की बात ही नहीं करूंगा, क्योंकि उसके लिए पूरा डिटेल पढ़ना पड़ता है, हर चैप्टर से कहीं ना कहीं से क्वेश्चन टच करके आता है, ठीक है। यानी मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन 80 से 90% क्वेश्चन जिन टॉपिक से आ रहा है, अगर उनको कवर करने की कोशिश कीजिएगा, तो ये एक्चुअल में आपके सिलेबस का सिर्फ 20% हिस्सा होता है। यानी आप जितना पढ़ते हो, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडुअल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, यूपी स्पेशल, जितनी चीजें आप पढ़ते हो ना, अगर टोटल को अगर फाउंडेशन बैच में अगर मान लेते हैं कि 500 घंटा है, ठीक है, डिटेल में पढ़ने पे, अगर उसी को केवल जहां से 80 से 90% क्वेश्चन जो आ रहे हैं, अगर उसको कैलकुलेट कीजिएगा, तो ये मुश्किल से बच जाएगा आपका 100 घंटे का लेक्चर, ठीक है। मतलब सोच लीजिए कि कितना ज्यादा डिफरेंशिएट है। यानी 80 से 90% क्वेश्चन आपको सिर्फ 100 घंटा मिल जाएगा। आपके सिर्फ लास्ट के 10 से 20% वाले क्वेश्चन के लिए आपको 400 घंटा पढ़ना पड़ता है। तो अब उस 400 घंटा का तो तैयारी मैं करा नहीं सकता, पॉसिबल है नहीं। मैं आपको सिर्फ ये 80 से 90% का तैयारी अभी करा सकता हूं, बचे हुए 60 दिन में, और बचे हुए 30 दिन में उनका 50% करा सकता हूं, क्योंकि मैं पढ़ाऊंगा 65 दिन यूपी पीसीएस के हिसाब से, ठीक है। और इसमें जो 30 दिन होगा वो आर लोगों के लिए फायदा कर जाएगा पूरा, क्योंकि मैं वही टॉपिक उठाऊंगा जो आर के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और बाकी यूपी पीसीएस वाले लोगों का कंप्लीट हो जाएगा 80 से 90%, इनको 50% का लाभ मिल जाएगा, ठीक है।
तो कहने का अर्थ क्या है कि आप लोग मोटिव समझ गए हैं कि इस सीरीज में मैं क्या कराने वाला हूं। मोटिव समझ गए हैं कि किन बिंदुओं पे बात होगी और कैसे बात होगी। यानी जो क्लासेस अभी मैं लगाऊंगा यूपीपीसीएस और आरआरओ के लिए हाँ अगले सर 60 से 65 दिन में, उसका मोटिव वही होगा और उस क्लास को वही समझ पाएंगे जो सब्जेक्ट को ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। मतलब जिनको नहीं पता एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ना स्टैंडर्ड बुक से ना स्टैंडर्ड टीचर से, उनके लिए वो क्लास नहीं होगा। वो कुछ कर ही नहीं सकते उस क्लास में, क्योंकि मैं एज्यूम करके चलूंगा कि आप पिछले 8 महीने से ईमानदारी से पढ़े हुए हो यूपीपीसीएस के लिए और 6 महीने से आप आरओआरओ के लिए, तभी वो क्लास आपको समझ में आएगी। अब रणनीति क्या है मैं आपको बता देता हूँ। जो ये 10 से 12 टॉपिक है उसको मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। 10 से 12 टॉपिक, मुश्किल से 4 क्लास लगेगा, ठीक है, एंशिएंट हिस्ट्री खत्म, ठीक है। तो 4 क्लास में ये 10 से 12 टॉपिक में एक्सप्लेन करूंगा और आपको ये जो 10 से 12 टॉपिक है उस पर प्रॉपर नोट्स में आपको दे दूंगा। आपका एंशिएंट हिस्ट्री खत्म। ठीक ऐसे ही मेडिवल हिस्ट्री में भी 4 क्लास लगेगा, 10 से 12 टॉपिक उसमें भी है, पढ़ा दूंगा, नोट्स दे दूंगा, मेडिवल हिस्ट्री खत्म। ठीक ऐसे ही 8 क्लास आपका मॉडर्न हिस्ट्री में लगेगा, उसमें 25 से 30 टॉपिक है जहां से क्वेश्चन सर्वाधिक आए हैं, पढ़ा दूंगा, नोट्स दे दूंगा, आपका खत्म। यानी 15 दिन में आपने एक बड़ा सेक्शन कंप्लीट कर लिया हिस्ट्री का। अब इससे ज्यादा समय किसी भी टॉपिक में नहीं लगने वाला है, इससे ज्यादा समय किसी भी टॉपिक में नहीं लगेगा। हिस्ट्री में 15 लग गया, ज्योग्राफी में 10 लगेगा, पॉलिटी में 7 से 8 लगेगा, इकोनॉमिक्स में 6 से 5 लगेगा, साइंस में 7 से 8 लगेगा। ऐसे करके आपको 65 दिन में पूरा सिलेबस में कवर करा दूंगा। लेकिन शर्त मैंने बता दिया है कि ये उन्हीं के लिए है जो पिछले 8 महीने से ईमानदारी से यूपीपीसीएस के लिए लगे हुए हैं और पिछले 6 महीने से आरओआरओ के लिए लगे हुए हैं। नोट्स कैसे मिलेगा मैं उसका डेमो अभी आप लोग को दिखा देता हूं एक बार। देखिए, जैसे ये पहला चैप्टर है एंशिएंट हिस्ट्री का पहला, आईपीएफ का मतलब समझिएगा, इंपोर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट, इंपोर्टेंट प्रीलिम्स फैक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको जो है ये मैंने पूरा यहाँ से क्या क्या गायब कर दिया, आपका पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता गायब हो गया, मैं उसको टच ही नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि वहां से आपके एग्जाम में आने की प्रोबेबिलिटी जो क्वेश्चंस है वो 0.0000001 है, बहुत कम है, लगभग नहीं के बराबर। जस्ट स्किप इट। अगर वहां से क्वेश्चन आएगा तो मैं मान के चलता हूं 8 माह जो आपने पढ़ा है वहां से आएगा, क्योंकि मैंने कहा ना मैं 80 से 90% की ही बात करूंगा। मैं उसी सेक्शन को बात करूंगा जहां से क्वेश्चन आने की प्रायिकता जो है 99% है। मैं उस चीज को टच ही नहीं करूंगा जहां से प्रायिकता एकदम ना के बराबर है, यानी 1% है। समझ में आया? तो आपका पाषाण काल उत्तर वैदिक गायब हो गया, ठीक। तो ऐसे करके ये सारे टॉपिक्स में पहले आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ये जितनी चीजें आपको यहाँ पे दिख रही हैं ये सारा टॉपिक में आपको एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर सेम टू सेम टाइप का नोट्स। अब देखिए आपका पूरा 6 पेज में ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, देखिए, ठीक है, ये पूरा जो है आपका खत्म हो जाएगा। यानी कि एकदम कम समय में पूरा आपका एंशिएंट हिस्ट्री खत्म हो जाएगा, ठीक है, पूरे कम समय में। समझ में आया? क्या आपको ये बातें समझ में आई कि नहीं आई? 6 पेज में एंशिएंट हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगा। कुछ बात समझ में आया? कुछ बातें समझ में आई? 6 पेज में एंशिएंट हिस्ट्री खत्म। कितने को समझ में आई, कितने को नहीं समझ में आई? आ गई सर। समझ में आया? तो इस 6 पेज पे बहुत काम किया गया, बिल्कुल सर आ गई सर। इस 6 पेज में बहुत मेहनत से बहुत ज्यादा काम किया गया है, ठीक है। इस 6 पेज को मैं 4 क्लास में एक्सप्लेन कर दूंगा, फिर आपको ये पीडीएफ में मैं अवेलेबल करा दूंगा। आप उस पर महारत कर लीजिए, जाइए, 80 से 90% क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलेगा। और ये कैसे निकाला गया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये एनालिसिस कैसे किया गया है, कैसे निकाला गया है, इसका आधार क्या है। देखिए, मैं अभी मेरे पास तो यूपीपीसीएस वाला अवेलेबल है, मैं दिखाता हूँ। देखिए, जस्ट फॉर एन एग्जांपल मेरे पास अभी यूपीपीसीएस का केवल पॉलिटी चैप्टर आपके सामने अवेलेबल है, ठीक है, क्योंकि मुझे बस डेमो में आपको दिखाना है। देखिए, ये है आपके पॉलिटी के सारे चैप्टर्स, ठीक है। संविधान का निर्माण एवं उसकी प्रमुख विशेषताएं, संविधान की प्रेमबल, भारत संघ है उसका राज्य क्षेत्र, नागरिकता, मूल अधिकार, डीपीएसपी, कर्तव्य, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, शासन व्यवस्था, ये तमाम जो है आपके क्या है चैप्टर्स हैं जो आपके जो है पॉलिटी के सिलेबस के अंतर्गत आते हैं।
तो जब मैं फाउंडेशन बैच पढ़ाता हूं तो ये पूरा डिटेल में एक एक टॉपिक पढ़ाता हूं, लगभग 90 घंटा में पॉलिटी पढ़ाता हूं, लगभग 90 घंटा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे 9 क्लास में खत्म कर दूंगा पॉलिटी। तो क्या ये पॉसिबल है 90 घंटे की चीजों को 9 घंटे में पढ़ाना? नहीं है। लेकिन इस 90 घंटा में से आप देखेंगे आपके आरओ और यूपीपीसी के लिए सिर्फ और सिर्फ जो है 8 घंटे की क्लास में उन तमाम चीजों को टच किया जा सकता है जहां से 80 से 90% क्वेश्चन बनते हैं। मैं वही कराऊंगा। तो ये कैसे निकाला जाएगा? तो देखिए मैं आपको सिंपल सा बात बताता हूं। यहाँ पे देखिए 2023 के जितने पॉलिटी के क्वेश्चंस आए हैं ना, 2023 में आपकी यूपीपीसी और आरओ में जितने भी क्वेश्चंस आए सब एक जगह पिक कर दिया गया है, सब एक जगह। ठीक है, 2023 का ही है ये, जितने आपके दिख रहे हैं ना सब 2023 के हैं, सब 2023 के ये क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, 2023 में ये पॉलिटी के सारे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं। फिर ऐसे ही मैंने 2022 का भी इकट्ठा कर रखा है जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का मैंने पिछले 10 साल का, ठीक है, पिछले 10 साल के पेपर को पूरी तरीके से एनालिसिस करके तैयार किया है कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जब आप 10 साल के टॉपिक को कंपाइल कीजिएगा ना, तो एक 11th क्लास में सेट थ्योरी पढ़ना था। सेट थ्योरी का मतलब क्या हुआ, जैसे कि ये ए है और ये बी है। ठीक है, तो ये वाला जो सेक्शन होता है, ये जो सेक्शन है ना, ये सेक्शन जो होता है सर्वाधिक इंपोर्टेंट होता है, क्योंकि ये 2023 में भी आया है, ये 2024 मान लेते हैं 2022 का पेपर है, और ये जो बीच वाला दिखाई दे रहा है ना, ये वो क्वेश्चंस हैं या वो टॉपिक्स हैं जो 2022 में भी आया, 2023 में भी आया, और फिर यहां से समझिए ये 2021 का है, तो यानी ये 2021 में भी आया। ऐसे ही आप इसको और कैलकुलेट कीजिएगा, तो इधर से निकालिए 2000, माइक म्यूट कीजिए, जो भी है माइक म्यूट कीजिए, मैं बार बार कह रहा हूं माइक म्यूट कीजिए। ठीक है, अब 2020 में भी ये टॉपिक आया हुआ है। तो ऐसे करके आप जब कई साल के पेपर निकालोगे, कई साल के पेपर निकालोगे, तो यहाँ पे बीच में कुछ ऐसे टॉपिक निकल के आएंगे जो आपके हर साल एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, और 80 से 90% सवाल जो है इसी सेक्शन से रहते हैं जो ये सेंटर में निकल के आ रहा है। ये आपको टॉप एजुकेटर नहीं करा के देंगे, जो भारत में जो प्रसिद्ध है ना, उनके पास समय ही नहीं है करने के लिए। समझ में आया? तो मैं अपनी क्लासेस बंद करके ये आप लोगों के लिए एनालिसिस करके सामने प्रेजेंट किया। ठीक है, अब आप लोग कितने सजग हैं इसके लिए ये देखना है। बाकी एक अंतिम कोशिश मैं करके देख ले रहा हूं कि भाई जिनका एग्जाम है अभी आरओ का और यूपीपीसीएस का, उनको थोड़ा सा बेनिफिट हो जाए। सिंपल सी बात ये है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? कुछ समझ में आया कि नहीं आया? जब बोलना है तब बोलेंगे, नहीं जब नहीं बोलना है तभी बोलेंगे। बातें समझ में आई जो मैंने समझाया? जी सर। जी सर। आगे ना समझ में कैसे करना है, क्या करना है। सभी लोग व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं ना? कोई ऐसा तो नहीं है ना जो व्हाट्सएप पे ना जुड़ा हुआ हो? सब लोग जुड़े हुए हैं ना व्हाट्सएप पे? अच्छा ठीक है, जो नहीं जुड़े हैं सर। जो नहीं जुड़े हैं वो जुड़ जाइएगा। आज सुनिए, अब क्लासेस कैसे होंगी मैं वो भी बता देता हूँ। सॉरी, ये मैंने कौन सा नंबर लिख दिया था? वो मेरा घर का फैमिली नंबर है, ये नंबर है मेरा आप लोग के। ठीक है, 9955276123। ठीक है, तो जो लोग नहीं जुड़े हैं जुड़ जाइएगा। और अगर आप लोग एग्जाम दे रहे हैं और पिछले 8 महीने से यूपीपीसीएस का और पिछले 6 महीने से आरओ की कर रहे हैं तैयारी, तो ये गारंटी दे रहा हूं कि आप जिस मार्क्स के लेवल पे होंगे, अगर 50 पे होंगे तो आपका 70 से 80 की गारंटी मैं दे रहा हूं, अगर आपने इस चीज को ईमानदारी से किया। अगर आप 60 पे होंगे तो आपकी 80 से 90 की गारंटी मैं दे रहा हूं। अगर आप 70 पे होंगे तो इसमें 20 प्लस कर लीजिए। इतनी मैं चीजें कर सकता हूं। लेकिन अगर आप शून्य पे हैं, आपने पिछले 5-6 महीने से कुछ पढ़ा ही नहीं है, आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी का ज्ञान ही नहीं है, तो आप लोग इस बार मैं सीधे कहूंगा एग्जाम छोड़ दीजिए। 2 क्लास चलता है मेरा, 8 बजे इकोनॉमिक्स उसे कीजिए, 11:30 बजे हिस्ट्री चलता है उसे कीजिए। मैं क्लियरली बता देता हूं बाबू, बिना मतलब का अपना ऊर्जा और समय बर्बाद मत कीजिएगा। ये कोई फाउंडेशन कोर्स नहीं है,
ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो एग्जाम दे रहे हैं, तैयारी करे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत किए हैं पिछले 8 से 6 महीने में, और उनको थोड़ी सी कमियां हैं, एग्जाम में रिजल्ट लेना चाहते हैं, बस थोड़े से पीछे रह जा रहे हैं, उनके लिए है ये पूरी कहानी। अब जिसे जो पूछना है पूछ लीजिए, मुझे जो बताना था मैंने आपको बता दिया, अब जिसे जो पूछना है पूछ लीजिए, अब पूछिए जिसे जो पूछना है जल्दी से। सर पिछले 5 महीने से टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं मत पर दीजिए एग्जाम, कोई देना फायदा, चाह कोई फायदा नहीं है। अगर पर आपको फॉर्म हम तो भर दिए हैं सर। फॉर्म भरने से कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम देने से कोई फायदा नहीं है, आप अपना अटेम्प्ट खराब कीजिएगा और कोई मतलब नहीं है। ओके। देखिए अगर आपको एग्जाम में बैठने की इच्छा है, आप चाहती हैं कि खुद को एक बार चेक करें, खुद को एक बार ट्राई करें कि क्या स्थिति है, तो इसकी भी उपाय है ना, समस्या का समाधान है ना जी, क्या दिक्कत है। जैसे ही यूपीपीसीएस का पेपर होगा उसके अगले ही दिन में यहाँ पे पूरे 150 क्वेश्चन को एज ए पोल कराऊंगा, आप उसको एज ए एग्जाम टेस्ट दे लीजिएगा, क्या दिक्कत है। 150 क्वेश्चन को एज ए पोल यहाँ पे करवाता हूं मैं, और उसके बाद आपको वहां पे डिस्कस भी करूंगा पूरे 150 क्वेश्चन को। तो आपको अगर अपने आप को नापना है कि हम अभी किस स्तर पे पहुंचे हैं, तो यहाँ पे जो एग्जाम, जैसे मतलब मान लेते हैं कि 11 फरवरी को एग्जाम होता है, 12 फरवरी को 150 क्वेश्चन में यहाँ पे पोल में करवा दूंगा, तो आप वहां पे आके डिस्कस कर लीजिएगा, आप अपना मार्क्स चेक कर लीजिएगा आपकी क्या स्थिति है। बस वही हुआ कि एग्जाम का जो प्रेशर होता है एग्जाम माहौल में, वो प्रेशर आप नहीं समझ पाइएगा तो कोई बात नहीं। देखिए अगर आपको स्वयं पे नियंत्रण लगाने नहीं आता है, यानी आपको कोई अगर रस्सी में बांधता है और आपको नियंत्रित करता है तभी आप नियंत्रित होते हैं, तो दिक्कत है। अगर आप स्वयं को नियंत्रित कर सकती हैं खुद से, आप खुद को ये महसूस कर सकती हैं कि हाँ मैं एग्जाम माहौल में हूँ, ईमानदारी से हमें पेपर अटेम्प्ट करना है, 150 क्वेश्चन है, यही एग्जाम में आया था, मेरी क्या स्थिति है मुझे चेक कर लेना है, तो आप कर सकती हैं। बाकी अगर आप उसको लाइटली लेती हैं तो बस वही दिक्कत है, ठीक है। तो केवल जज करने के लिए अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो गर्ल्स के लिए तो मैं कहूंगा कि क्योंकि गर्ल्स का सेंटर शायद होम सेंटर देता है, होम डिस्ट्रिक्ट में देता है, यानी जहां आप होंगे उसी के 4-5 किलोमीटर के रेडियस में देता है, तो आप लोग दे लीजिएगा। लेकिन अगर एग्जाम आपका 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 200 किलोमीटर जा रहा है तो देने से कोई मतलब नहीं है, मतलब आप समझ रहे हैं ना। आप फिर भी अगर आपकी इच्छा है तो आप दीजिए, बस रिजल्ट नहीं होगा इसकी गारंटी मैं दे रहा हूं। अगर 1 साल से कम तैयारी में आप लोग दे रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है, कोई चमत्कार नहीं होता है। बच्चों को ये बात समझने में इतना समय लग जाता है कि जा रहे हैं, कहीं क्वेश्चन आसान आ गया तो कर लेंगे, कहीं तुक्का लड़ गया तो कर लेंगे, कुछ नहीं होता बाबू। ये बिहार में टीचर की वैकेंसी नहीं है, अभी बिहार में एक टीचर का वैकेंसी आया था, उसमें गधे गधे बन गए मास्टर, मैं रियली बता रहा हूँ। आप लोग कहेंगे कैसे सेलेक्ट हुए बच्चे, लड़के को आप गधा बोल रहे हैं, क्योंकि भाई मैं देखा हूँ जो पिछले 4 साल में बीपीएससी के पीटी का जो प्रीलिम्स का कट ऑफ होता है उसके आधा मार्क्स नहीं ला पाया, वो बीपीएससी में जाके मास्टर बन गया। जिसे ए प्लस बी द होल स्क्वायर नहीं आता है वो 10th क्लास का मतलब कि मैथ का टीचर बन गया, तो गधा ही तो कहूंगा। तो ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जहां पे गधे सेलेक्ट हो जाएंगे, यहाँ पे 1 लाख वैकेंसी नहीं है, ठीक है, यहाँ पे हजारों में ही वैकेंसी रहती है, और यहाँ पे हर एक सीट के लिए 500 से 1000 बच्चे बैठते हैं, ठीक है। तो ये कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जैसा आप बिहार के टीचर वाली वैकेंसी को समझ रहे थे। यहाँ पे वही सिलेक्ट होंगे जो लायक होंगे, जो मेहनत किए होंगे और पूरे पैरामीटर को फुलफिल करेंगे, यानी कि आपने सिस्टमेटिक वे में हर उस चीज को किया है जो एग्जाम की नीड है, तभी आपका रिजल्ट होगा। तो इसे टीचर की बिहार की वैकेंसी समझने की भूल मत कीजिए। कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए जल्दी से, फिर इसको कल से प्रारंभ करेंगे। कल से ये प्रारंभ किस टाइम में हो जाएगा मैं बता देता हूँ। आर के सॉरी, एक एंशिएंट हिस्ट्री का जो प्रैक्टिस बैच चल रहा था उसी जगह पे ये बैच चलेगा, मतलब 11:30 से 12:30 बजे, ठीक है। कुछ पूछना है तो पूछिए, किसी को भी कुछ पूछना है तो पूछिए। देखिए आप लोग पर्सनल बात करके पूछना चाहते हैं, पर्सनल मत किया कीजिए, हमारी भी एक पर्सनल जिंदगी है जो कि दोपहर के 1 बजे के बाद शुरू होती है, ठीक है। तो उसमें मैं भी व्यस्त रहता हूँ, फ्री नहीं रहता हूँ। मैं आप लोगों के लिए मैं बता देता हूँ, मैं आप लोग मुझसे बात करना चाहते हैं तो मैं कब कब फ्री रहता हूँ। देखिए 8 बजे से लेके 9 बजे तक मेरी एक क्लास रहती है सुबह में, जहाँ पे मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ, लाइव क्लास रहती है। फिर मैं 9:30 बजे से लेके 10:30 बजे तक आप लोगों को हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, फाउंडेशन बैच, ठीक। और फिर मैं कल से 11:30 बजे से लेके 12:30 बजे तक आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ ये आईपीएफ वाला बैच, ठीक है। यानी कि मैं आप लोगों के लिए फ्री हो जाऊंगा 12:30 बजे से लेके 2 बजे तक। इसमें आप मुझे कॉल मैसेज करेंगे, अगर बात करेंगे तो हो जाएगी। और फिर मैं आपको अवेलेबल होऊंगा शाम को केवल 6 से
7 के बीच में, सॉरी 6 से 7 कह दिया मैंने, 7 से 8 के बीच में, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे शाम को 7 से 8 के बीच में ही अवेलेबल होऊंगा, बाकी टाइम में अवेलेबल नहीं रहता हूँ। इस बात को एकदम ध्यान खोल के रखिएगा। मैं बस यही वो समय है जब मैं अवेलेबल रहूंगा आपसे बात करने के लिए, और मैं कहूंगा कि पर्सनली बात करने से बचिए, अपना भी समय बचाइए और मेरा भी समय बचाइए। क्लास में मैं सारी चीजें बता देता हूँ, और ऐसी गूगल मीट हमेशा मैं लगाते ही रहता हूँ, सप्ताह में 2 सप्ताह में कभी ना कभी लगता ही रहता है। तो आपको जो कुछ भी पूछना है बताना है यहाँ पे पूछिए, बताइए। सर मेरी एक क्वेरी है, हाँ, ये करंट के लिए भी कुछ कराएंगे क्या लास्ट मोमेंट पर? एकदम कराएंगे। करंट के लिए तो मुझे लगता है कि मैं अगले 1 सप्ताह के बाद ही शुरू कर दूंगा, क्योंकि अच्छा, आर के लिए 15 दिन में पूरा करंट अफेयर्स कवर करने का टारगेट है, और ये इसके लिए पूरा भी। मतलब साल का होगा ना complete? हाँ हाँ, 1 साल का। ठीक। सर एग्जाम को लेकर बहुत डर भी लग रहा है और टेंशन भी हो रहा है। आप अनामिका इतना क्लास करिए, इतना क्लास करिए, ढंग से क्लास पढ़ी होती तो ये डर नहीं लगता। ये वो लड़की है जो मेरी क्लास तो करी ही है, साथ में पता ना दुनिया का हर मास्टर की क्लास करी है ये, ठीक है। ये बहुत क्लास करती है, इतना क्लास करती है कि पूछिए मत, लेकिन डर लग रहा है। देखिए, डर लगना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो मेहनत करता है ईमानदारी से उसको डर लगता है, लेकिन डर उसको भी लगता है जो मेहनत के साथ सही दिशा में तैयारी नहीं किया होता है। तो आपका डर पता नहीं क्यों लग रहा है, मुझे नहीं पता है, लेकिन आपने इतना मैं जानता हूं कि आप बहुत ज्यादा क्लासेस करी हैं और ये नुकसान करेगा आपको। ये लिख लीजिए, जो बहुत ज्यादा क्लास करते हैं उनको सबसे ज्यादा नुकसान करता है। मैं अनअकैडमी पे एक दिन में 7 क्लास लेता था। शाम को 3 क्लास मैथ पढ़ाता था, 5-6 क्लास आप लोगों की 5-6 सब्जेक्ट पढ़ाता था। जब मेरी खुद की पर्सनल पढ़ाने की बात आई तो मैं 2 सब्जेक्ट क्यों पढ़ा रहा हूँ, जबकि मुझे अब यहाँ पे 10 सब्जेक्ट पढ़ाना चाहिए था, कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे जुड़े, हर क्लास में 10 बच्चे जुड़े, जल्दी से ग्रो हो, सब कुछ हो। क्योंकि मुझे पता है वो बच्चों के भविष्य के लिए नुकसानदायक है, तो मैं कभी 2 से ज्यादा सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा। तो जब आप चीजों को जानते हो ना, पढ़ना कैसे चाहिए, आप देखिए ना जी, आप लोग कभी भी ये क्यों नहीं सोचते हैं, ऑनलाइन विद्यार्थी की सबसे बड़ी समस्या यही है, सच से वाकिफ होना ही नहीं चाहते हैं। आप दिल्ली में आइए मुखर्जी नगर में, जहां पे आईएएस पीसीएस के सर्वाधिक अच्छे बच्चे और अच्छे टीचर आपको मिलेंगे, यहाँ पे किसी भी कोचिंग में एक दिन में एक सब्जेक्ट से ज्यादा क्लास नहीं चलती है, और सिलेबस 1 से लेके 1.5 साल में कंप्लीट कराई जाती है। क्यों भाई? इनको पता है कितना रेंट देना होता है इनको, अगर एक क्लासरूम उनका चल रहा है तो उसका रेंट होता है महीने का कम से कम 10 लाख रुपया, यानी एक महीने का ये लोग रेंट देते हैं मिनिमम 10 लाख रुपया, एक क्लासरूम 300 बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो इनको तो और बेहतर होता, एक दिन को और ज्यादा यूज करते, एक ही बैच को 4-4 बार चलाते, 4 बैच सब्जेक्ट चलाते, 6 महीना में सब्जेक्ट सिलेबस खत्म, बैच खत्म, नया एडमिशन लेते, खूब कमाते। तो ये नुकसान करता है, ठीक है। हर व्यक्ति की एक ताकत होती है, एक क्षमता होती है। तो जी आप लोग ऑनलाइन में आदत लगा लिए ना, अभी हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, इकोनॉमिक्स का, हिंदी का, फलाना ठिकाना ढिमका, 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट और 5वें महीने में बस एग्जाम में गए फुस, जीरो। तो इस गलत फहमी से निकल जाइए, नहीं निकलिएगा ना, 5 साल का 10 साल लगे रहिएगा, रिजल्ट नहीं होगा, लिख के दे रहा हूं मैं, ठीक है। मैंने आप लोग को इतना ऑथेंटिक तरीका बताया पढ़ने का, इतना ऑथेंटिक तरीका बता रखा हूं कि कुछ नहीं करना है। 2 सब्जेक्ट पिक कीजिए, जिसमें से मैंने अभी एंशिएंट हिस्ट्री पिक किया है और एक इकोनॉमिक्स पिक किया है। एक क्लास हुआ, एक सब्जेक्ट एक चैप्टर खत्म हुआ, नोट्स आपके पास गया, प्रिंट कराइए। दूसरा चैप्टर जब तक क्लास में चल रहा है, पहला चैप्टर को जब तक दूसरा चैप्टर चलेगा उतना बार पढ़ जाइए। जैसे ही तीसरा माने आपका चैप्टर स्टार्ट हुआ, आपको दूसरे क्लास का नोट्स मिल जाएगा, और आप इन दोनों को इतना बार पढ़ जाइए जब तक तीसरा चैप्टर चल रहा है। ठीक ऐसे ही जैसे ही एंशिएंट हिस्ट्री का मान लेते हैं टोटल 30 क्लास होगा, तो जब 30वां चैप्टर चल रहा होगा, आप 29वां चैप्टर तक का जितनी बार आप मतलब 30 बार कम से कम आप उसको पढ़ चुके होंगे। और जब आपका एंशिएंट हिस्ट्री 30वां दिन खत्म होगा ना, तो आप कहोगे एंशिएंट हिस्ट्री आपका प्रिपेयर्ड है, क्लास खत्म नहीं हुआ है, आप तैयार हो एंशिएंट हिस्ट्री के लिए। और ठेम ऐसे ही इकोनॉमिक्स के साथ कीजिए, 2-2 सब्जेक्ट के साथ सिलेबस को कंप्लीट करके आगे बढ़िए। 6 महीना में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर दूंगा, और इसके बाद आप तैयार रहोगे हर एग्जाम के लिए। उसके बाद एमसीक्यू, एनसीईआरटी, मेंस आंसर राइटिंग, ये तमाम चीजें शुरू करूंगा। तो इतना सिस्टमेटिक में सारी चीजें बता रखा हूं, लेकिन कुछ लोगों को ना कहते हैं ना जल्दी रहता है कि नहीं अभी हम प्रिपेयर तो नहीं है, लेकिन मुझे इस बार आरओ में जान लगा देना है। हम 4 महीने से पढ़े तो नहीं है, लेकिन इस बार हमें आरओ में रिजल्ट चाहिए, क्योंकि ऐसी वैकेंसी आएगी नहीं, एमसीक्यू बैच है, लगा दो जान, आ जाएगा। और ऐसे ही कुछ मास्टर आएंगे और कहेंगे हिंदी में तुम ला लो 55 नंबर।
50 नंबर ला लो और बाकी जीएस में 60-70 नंबर ला लो, हो जाएगा रिजल्ट। अरे मूर्ख हो भाई, मूर्ख से ज्यादा कुछ हो ही नहीं। मास्टर अपना व्यापार चलाने के लिए आपको झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, आपको मूर्ख से मूर्ख बनाया जा रहा है और आप सच से वाकिफ हो ही नहीं रहे। थोड़ा सच को जानिए, ठीक है, और कुछ खुद से ना मेहनत करना सीखिए। अगर नहीं समझ में आता है ना तो किसी दूर दराज के लोग अगर सिलेक्टेड हैं उनसे बात कीजिए, नहीं तो बोलिए मैं बुलाऊं, आप बात करके देखिए। हमारे बहुत सारे विद्यार्थी सिलेक्टेड हैं, हर एग्जाम में सिलेक्टेड है, तब आपको समझ में आएगा। अभी बुलाया तो था पिछली बार बीपीएससी के स्टूडेंट को कि तैयारी कैसे करनी चाहिए। तो आप लोग जो है ना सच से वाकिफ नहीं होना चाहते हैं, आप यूट्यूब के टॉपर से मिलते हैं। अरे यूट्यूब के टॉपर को पैसा दिया जाता है। अभी अनअकैडमी पे जो दिव्या सिकरवार है ना, वो मेरी क्लासमेट है, आपको पता भी है, जिसे मुकेश सर ये कहते हैं कि हमारी स्टूडेंट है, हमारी क्लासमेट है। दिल्ली के ऐसे कोई कोचिंग नहीं जहां से वो पढ़ी नहीं है, और आप लोग सोचते हैं कि वो मुकेश सर के स्टूडेंट है। मुकेश सर से एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ी है। तो आप लोग जिस दुनिया में जीते हैं ना, उस मूर्खता से बाहर आ जाइए, मैं क्लियरली बता देता हूँ, ठीक है, एकदम बाहर आ जाइए। हमने टॉपर सर का नमस्ते। हमने अपने टॉपर का फोटो लगाया क्लियरली, आप मेरे यूट्यूब बैनर पे जाके देखिएगा। तीनों टॉपर को बुलाए हैं आपके सामने, अब वो खुद बोले हैं, मैं कोई उनको पैसे दे के नहीं बुलाता हूँ। मैं इतना बड़ा हूं ही नहीं कि मैं उनको पैसा दूं। पढ़ाया हूँ, एक सब्जेक्ट नहीं सारा सब्जेक्ट पढ़ाया हूँ और आके आपके सामने जवाब देके गए, ठीक है। तो थोड़ा सा, एक होता है यूट्यूब पे टॉपर्स का आना जो कि पैसे दे के बुलाए जाते हैं, एक होते हैं रियल टॉपर्स का आना। तो अभी रियल टॉपर से आप लोग मिले ही नहीं है। आप लोग मिले बस वही जिनको फेयर लवली लगा के आपके सामने प्रेजेंट कर देता, बैठो भैया, हाँ ये हमारी टॉपर है, बताइए, ठीक है। आप लोग अभी सिर्फ उन्हीं टॉपर को देखें, एक्चुअल में जो रिजल्ट लेते हैं, जिस एक्चुअल में टीचर से पढ़ के, ऐसे लोगों को तो आप जानते भी नहीं होंगे ढंग से। एक दिल्ली में कोचिंग है दृष्टि आईएएस, नाम सुने आप लोग? विकास दिव्या कीर्ति सर उसमें पढ़ाते हैं, नाम सुने हैं? नहीं सुने? हाँ सर, हाँ सुने हैं सर। जितना फर्जीवाड़ा वो टॉपर को लेकर करती है, उतना दिल्ली की कोई कोचिंग नहीं करती है, पता है आप लोग को, पंडित सर शायद केस भी चल रहा है अभी इस टाइम पे ठीक है। उन पे और धंधा, कुछ अदर सिमिलर कोचिंग इंस्टीट्यूट पे। धंधा चलता है धंधा, ठीक है। मैं भी वहाँ पढ़ा हूँ, उनके टीचर से पढ़ा हूँ, उनके सब्जेक्ट भी पढ़ा हूँ, उनसे भी पढ़ा हूँ, हमारे भी गुरुजन हैं। लेकिन क्लियरली बता रहा हूँ, धंधा चल रहा है। तो ये टॉपर को ले देख के आप लोग जो कोचिंग पसंद कर लेते हैं, और जो टॉपर की शॉर्ट्स वीडियो रील्स देख के, एक अवध ओझा हैं, उनके शॉर्ट्स ऐसे वायरल होते हैं लगता है जैसे हिस्ट्री के महारथी हैं, कुछ नहीं आता, ठीक है, बकवास करके चले जाते हैं। देखिए दो चीजें होती हैं टीचर के अंदर, एक तो वो सिलेबस पढ़ा दे, और या तो वो बकैती कर ले। वो बकैती मास्टर है, उनको बकैती कहते हैं। ज्ञान की बातें कम, बकैती के काम ज्यादा करेंगे। पढ़ाएंगे मौर्य साम्राज्य, और मौर्य साम्राज्य के उस सेक्शन में घुस जाएंगे जहां से उनका शॉर्ट्स बन जाए, उनका रील्स बन जाए, जहां से वो वायरल हो जाए, उस मुद्दे पे बात करेंगे। ए भैया तुम पढ़ाई कब रहे हो? तुम केवल व्यापार के चक्कर में लगे हो, कैसे हमारा अर्निंग हो। तो उसी मुद्दे को बैठ के बच्चों को तुम, ज्ञान बहुत है, क्षमता भी बहुत है, लेकिन आजकल ये शॉर्ट्स के माध्यम में लोग उन मुद्दे को बात करना चाह रहे हैं जिन मुद्दे से वो वायरल हो जाए, जिन मुद्दे से वो चर्चा के केंद्र में आ जाए। और आप लोग इस चीज को समझने में लेट कर देते हैं, आप लोग को वो चेहरा बन जाता है। आजकल देखते हैं कि आप जिस एआई की दुनिया में आप लोग के साथ क्या हो रहा है, मैं आप लोग को एक सीधा एग्जांपल से समझाता हूँ। कहाँ गया यार, माइक म्यूट कीजिएगा अवंतिका जी। देखिए आजकल हो क्या रहा है, आप लोग देखेंगे यूट्यूब पे कोई गाना आएगा ना, जैसे कोई मूवीज होता है उसका गाना रिलीज होता है, तो आप पहली बार सुनोगे ना आपको पसंद नहीं आएगा। लेकिन आज के समय में आप मोबाइल टेक्नोलॉजी और कई चीजों से घिरे हुए हो, एक सप्ताह के बाद वही गाना आपको आपकी जबान पे आ जाएगा। आप कभी महसूस किए हैं? कोई गाना जो रिलीज होता है आपको नहीं पसंद आएगा पहले दिन अगर आप सुनेंगे अकेले में, लेकिन एक सप्ताह के अंदर वो आपके इन्वायरमेंट में ऐसे घुल मिल जाएगा कि आपको वो पसंद आने लगेगा। तो आज के रील्स के माध्यम से और यूट्यूब के माध्यम से फर्जी टॉपर्स और फर्जी मास्टर ऐसे मार्केट में टहल रहे हैं कि आप एक्चुअल जगह पे पहुंच ही नहीं पा रहे। समझ में आया? तो भीड़ का हिस्सा बन गए हैं, और आप वहां पे ज्यादा लाइन लगा के खड़े हैं जहां पे आपको ध्यान आकर्षित करके बेचा जा रहा है, ठीक है। थोड़ा बचिए, मैं बस आपको यही बता रहा हूँ कि बचिए, अपना दिमाग खोल कर रहिए। अगर आप अपना दिमाग नहीं यूज कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे दुनिया आपको हर उस चीज को बेच देगी ना जिसके आप खरीदार नहीं हो, और एक समय के बाद आपको पता चलेगा कि आपने सारे पैसे खर्च कर दिए और एक्चुअल में जो चीजें चाहिए थी वो आपको मिला ही नहीं।
तो थोड़ा जानकार बनिए। जानकार नहीं बनिएगा, नुकसान आपका होगा, फिर झेलिएगा। हमें जो बताना था हमने बता दिया, कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए। सर मुझे कुछ पूछना है। आपने लेट ज्वाइन किया है ना? जी सर। हाँ, तो मैं अब कुछ नहीं बताऊंगा, आपको रिकॉर्डिंग नहीं देखना नहीं सर, मैंने रि- वैसे सुन लिया सब कुछ। मैं, सर मुझे थोड़ा सा यही था कि मतलब मैं मार्क्स को लेके संतुष्ट नहीं हो रही, पता हाँ, नहीं तो क्यों। मैं इस सारे मुद्दे पे बता चुका हूँ। मैं अभी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, आप रिकॉर्डिंग देखिएगा। मैं देखिए, मैंने बोला ना, क्लास में टाइमिंग के अलावा मैं किसी की बात नहीं सुनता। तो जो जुड़े हैं समय से, उनको कुछ भी पूछना है पूछ लीजिए। मैं टाइम का एकदम पक्का हूँ, मैं टाइम से कंप्रोमाइज एकदम नहीं करूंगा। पूछना है तो पूछिए किसी और को, किसी और को पूछना है। मेरी सारी बात बताने के बाद भी अगर कुछ डाउट्स है कि अगले 30 दिन में आर के लिए, और अगर 60 दिन में यूपीपीसीएस के लिए कुछ भी और आपके माइंड में रह गया है तो पूछ लीजिए। नहीं है तो चलिए मिलते हैं, कल स्टार्ट करेंगे 11:30 से क्लास की टाइम रहेंगी। ठीक है, 11:30 से इसकी टाइम रहेगी। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है, 11:30 से 12:30 बजे हम लोग इस कोर्स को स्टार्ट करेंगे, जो अगले 30 दिन में आर के लिए आपको जो भी कमियां है उसको दूर करने का प्रयास किया जाएगा, और जो आपका यूपीपीसीएस के लिए है उसको दूर करने का। सिंपल सी बात, यही फंडा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।